Hello my dear students, very good morning. In this video session, we are going to discuss the next concentration term, normality. So let us start. Normality. It is the concentration term and most important concentration term known as what? Normality. So normality, it is denoted by n, and normality is equals to what? It is a small n into molarity. That means normality is equals to what? The n into molarity. Here the small n is known as, it is known as valency factor. It is called what? Valency factor. And we can find it as, हम लोग n की वैल्यू को अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग तरह से फाइंड करते हैं. जैसे हम लोग बात करें n फॉर एन एसिड, तो अगर हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी है यानी वैलेंसी फैक्टर फाइंड करनी है एसिड के लिए, तो हम लोग एसिड के लिए n जो है ये फाइंड करते हैं. ये हम लोग बोलते हैं इट इज़ नोन एज व्हाट? बेसिसिटी. तो पहले हम लोग समझे द नंबर ऑफ replaceable hydrogen ion is called basicity of an acid. यानी कि यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए क्या हो गया? तो ये n जो है ये बेसिसिटी हो गया. जैसे अगर हम लोग कंसिडर करें H2SO4, तो देखो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आएंगे दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी. तो अगर इसने अपने दोनों हाइड्रोजन को लूज कर दिया एक बार में, देन हियर द वैल्यू ऑफ n इज़ व्हाट? 2. तो यहाँ वैल्यू n की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. अगर हम लोग HCl लें तो देखो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 1 है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी. अगर हम लोग बात करें HNO3 की, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. अगर हम लोग बात करें H3PO4, तो देखो H3PO4 के केस में n की वैल्यू 3 होती है, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 होता है. तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा वो यहाँ पे 3 हो रहा है. लेकिन अगर ये सेम कंडीशन हो H3PO3, तो देखो यहाँ पे बेसिसिटी जो है, एक्चुअली नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो सिर्फ 2 ही है, और वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर से. जैसे अगर हम लोग देखें तो H3PO4 जो है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो 3 के 3 बाहर आ सकते हैं, यानी कि ये रिप्लेस्ड हो सकते हैं एक साथ. लेकिन जब हम लोग H3PO3 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं जो रिप्लेसेबल है. तीसरा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस से जो रिप्लेसेबल नहीं है. तो यहाँ पे रिप्लेसेबल यानी बेसिसिटी की जो बात होगी वो बेसिसिटी क्या होगी? तो सिर्फ 2 होगी, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी. लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग फिर से देखें तो एक तीसरा मॉलिक्यूल होता है H3PO2. यहाँ भी आप देखो 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नॉट द 3. तो यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं, और सिंगल हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है. तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो n की वैल्यू सिंगल होगी, और इस तरह से इसकी बेसिसिटी भी सिंगल होगी. तो हर एक कंडीशन में आपको एसिड्स के लिए जो n की वैल्यू होगी वो अलग अलग लेंगे. और इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे इनकी नॉर्मलिटी। तो पहले क्या करना है, मोलरिटी फाइंड कर लेना है और फिर क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर से
मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी। ओके, तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग बेस के लिए, सॉल्ट के लिए और डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ बेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वैलेंसी फैक्टर of a base, that is n for a base. So here n is, that is valency factor of a base is equals to acidity of a base. That is, the acidity of a base is defined as the number of replaceable hydroxyl ion or required number of hydrogen ion to completely neutralize hydroxyl ion of a base is called acidity of the base। तो यहाँ से जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आयन होंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये एसिडिटी है किसी बेस का। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस, NaOH, MgOH, AlOH होल थ्राइस। तो इनके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे रिप्लेसेबल 2 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी जो है, यहाँ पे एसिडिटी कितनी हो गई, तो 2 हो गई। यहाँ पे एसिडिटी देखो, तो एसिडिटी हियर इट इज़ 1, सो n इक्वल्स टू 1, हियर इट इज़ 2 MgOH होल ट्वाइस, so it is 2, so value of n is 2, here it is 3, so value of n is 3. So accordingly we can determine, we can calculate the valency factor of the given acid, okay, और base। अब हम लोग बात करते हैं for a salt। तो आपको सॉल्ट के लिए जब फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, सॉल्ट को डिसोसिएट कीजिए। सॉल्ट जो है आयंस में डिसोसिएट होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें Na2SO4, सो फर्स्ट डिसोसिएट इट इनटू एक्वस सॉल्यूशन। ऑन डिसोसिएशन इट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, हियर Na प्लस आयंस and the number of Na plus ion is 2 plus SO4 minus 2. So here you may see that the total charge or net charge on cation is 2 and here on anion is minus 2. So the valency factor of the salt is equals to, that is n is equals to either the total charge on cation or the total charge on anion। तो यहाँ पे टोटल चार्ज cation पे +2 है या फिर anion पे भी +2 है, तो आप क्या लेंगे 2, दैट मीन्स नेट चार्ज ऑन cation और anion। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको उनके निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है, आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो आप जब भी इसको डिसोसिएट करेंगे इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, जैसे हम लोग ले लिए
AlCl3। तो यहाँ पे देखिए आप इनको डिसोसिएट करेंगे तो ये भी क्या होगा Al+3 एंड 3Cl-। तो अब देखो नेट चार्ज ऑन कैटायन +3, नेट चार्ज ऑन एनायन -3, तो आपको n की वैल्यू क्या लेनी है 3 लेनी है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वैलेंसी फैक्टर जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो चाहे एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो। ओके, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो वो हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फाइंड करेंगे वैलेंसी फैक्टर। अब हमारा नेक्स्ट आता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हम लोग समझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। यू हैव लर्न about the oxidizing agent and reducing agent in class 10th, okay, but here we also discuss oxidizing agent, that means the species which oxidizes other and reduced itself. Likewise, the reducing agent, the species which reduces other and oxidizes itself. नाउ अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हम लोग यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स while reducing agent has tendency to lose electrons। तो अब एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज what the number of electrons gained by it। यानी यहाँ कंडीशन क्या हो गया कि ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ये उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। ओके, ठीक वैसे ही वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट is what the number of or total number of lost electrons। यानी ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर होगा। तो इस तरह से हम लोग सबका वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं और फिर मोलरिटी के वैल्यू से आसानी से नॉर्मलिटी के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हमें ये आसानी से समझ आएगा कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट the normality of the following (0.5 molar 100 ml H2SO4 solution। The second one is
3.65 gram HCl 250 ml solution. Third, 10 gram of calcium carbonate in 500 ml solution. So we have to calculate the molarity of the given solution and then we convert them into normality. Okay, so first solution of the first, here it is 0.5 molar 100 ml H2SO4 solution. So molarity of the solution is 0.5 molar. The valency factor, it is H2SO4, so the value of N valency factor is 2 because here the two hydrogen ions which are replaceable, that means H2SO4 dissociated into 2H plus and SO4 minus 2. So here we get two hydrogen ions, so the number of valency factor N is 2, so the normality is N into M and it is 2 into 0.5, so it is 1.0 normal. The next B, it is given 3.65 gram HCl in 250 ml of the solution. So first we convert it into molarity. So the value of molarity M is given mass into 1000 upon molar mass into the volume of the solution, volume of the solution in milliliter. So put this value, we can find molarity M as given mass 3.65 into 1000 upon molar mass of the HCl, it is 36.5 into 250. So on dividing, it gives 0.1 and it is 4. So the molarity for the given solution is 0.4. Now the normality N is N into molarity. Here the valency factor for the HCl is 1. So we can write 1 into 0.4 molar, and so it is 0.4 normal answer. So you can calculate the normality of the given solution by converting them into molarity, and after then we multiply with valency factor to convert it into the given नॉर्मलिटी वैल्यूज़। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सॉल्यूशंस के नॉर्मलिटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मोलारिटी को चेंज करो और फिर क्या करो, मोलारिटी में वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आसानी से नॉर्मलिटी के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इसको नोट करो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 50 ml इंटू 500 ml सॉल्यूशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन मास इज 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 ग्राम and the molar mass of calcium carbonate is 100 gram. So we can use the formula molarity is given mass into 1000 upon molar mass into volume in milliliter. So here 10 into 1000 upon given mass 100 into volume in milliliter, and it is 500 ml. So 500 ml and it is 10 0 0. So it is 1 upon 5 or 0.2.
So it is the molarity of the given solution. Now the normality N is valency factor into molarity. Now it is calcium carbonate. So first dissociate calcium carbonate dissociated into Ca plus 2 and CO3 minus 2. So your valency factor is the either charge on cation or charge on anion without their sign. So it is 2. तो हम लोग इनके साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे नंबर क्या लेंगे हम लोग 2 लेंगे. तो इस तरह से क्या होगा 2 इंटू 0.2 एंड सो इट इज़ 0.4 नॉर्मल एंड दैट इज़ आवर आंसर. तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं नॉर्मलिटीज़ के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके तो अब आप इनको नोट कीजिए. ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन. एक्चुअली हम लोगों ने देखा है कि मोलारिटी जो है मोलारिटी डिपेंड्स करता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज करें तो क्या इसके मोलारिटी में कोई चेंज आएगा. तो इस चेंज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं. तो हमारा पहला कंडीशन है फर्स्ट इट इज़ एक्चुअली नोन एज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. तो हम लोग सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं डाइल्यूट कर रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्टली हम लोग मिक्स कर रहे हैं. जैसे मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है solution with molarity M1 and volume V1. Now V2 ml of solvent is added. Then what is the molarity of the new solution? यानी कि अगर हम लोग के पास एक सॉल्यूशन है जिसमें M1 मोलारिटी है V1 वॉल्यूम है. अब उस सॉल्यूशन में हम लोग एक्स्ट्रा V2 ml ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं. ये वाटर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. तो जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा न्यू मोलारिटी क्या होगा. तो देखो इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2. यानी कि आपको क्या करना है पहले मोलारिटी में गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है और फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है. इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं मोलारिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन. अगर कंडीशन दूसरा हो दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन नंबर 2. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1 मोलारिटी M1 एंड वॉल्यूम V1. अब हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2 मोलारिटी M2 एंड वॉल्यूम V2. तो ये हमारे पास कंडीशन है सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2. अब देखो इस कंडीशन में क्या है हम लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं दी सॉल्यूट ऑफ दी टू सॉल्यूशन आर ऑफ same nature, that is they are non-reacting. यानी यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि सॉल्यूट का नेचर सेम है. अगर एसिड है तो दोनों एसिड्स हैं, अगर बेसेस हैं तो दोनों बेसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. तब हम लोग इनके मोलारिटी को फाइंड करेंगे और ये मोलारिटी जो होगा M ये होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लगाया ये आपको उस कंडीशन में लगाया जब क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों सॉल्यूट जो है वो सेम नेचर के हैं. हियर इफ़ द फर्स्ट सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड देन सेकेंड ऑल्सो contains acid. If it is basic then second is also basic. That means there is no difference between their nature, and then we mix these two solution, then the molarity of the final solution is M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2. तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं इन सॉल्यूशंस के लिए इन सॉल्यूशन का फाइनल मोलारिटी.
सेम कंडीशन होगा, सेम फॉर्मूला होगा फॉर नॉर्मलिटी ऑल्सो। इस तरह से हम लोग इनके नॉर्मलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी है, अगर उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो तो सेम फार्मूला होगा n इक्वल्स टू n1v1 अपॉन v1 प्लस v2, फिर यहाँ से n1v1 और n2v2, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मोलारिटी के लिए भी सेम फार्मूला है और नॉर्मलिटी के लिए भी सेम फार्मूला है, बस चेंज कर देना है मोलारिटी से नॉर्मलिटी को। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन देखेंगे और फिर फाइनल हम लोग देखेंगे एसिड बेस अगर मिक्स्ड हो रहे हैं यानी टाइट्रेशन हो रहा है तब क्या होगा। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द molarity of a solution which is formed by diluting 0.5 molar 200 ml solution with 50 ml of H2O। तो ये हमारा अब क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की वो 0.5 है और ये 200 ml इसका वॉल्यूम है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 ml ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इन दोनों के मिक्सिंग से जो बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ से गिवन क्या क्या है, M1 0.5 मोलर, V1 200 ml, V2 ये गिवन है 50 ml। तो अब हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे, M1 दैट इज़ मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, इट इज़ M1v1 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे 0.5 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 50। तो यहाँ से अब हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 200 अपॉन 250, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी कि 50 टाइम्स से आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ से देखो इससे इसको कैंसिल कर दो तो 0.1 और 4 इंटू 0.1 क्या देगा, 0.4 मोलर। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी फाइनल सॉल्यूशन का ये मोलरिटी हो गया। ओके, तो ये मिक्सिंग से बना। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्मलिटी पूछता तो हम लोग सिंपल सेम प्रोसेस यूज करते और जहाँ मोलरिटी की वैल्यू गिवन है वहाँ नॉर्मलिटी ले लेते, हमारा आंसर आ जाता आसानी से। ओके, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ, अगर मोलरिटी यूज कीजिए, फाइंड द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन which is formed by mixing 0.5 molar 250 ml HCl into 0.4 molar 250 ml HCl। यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन है। हम लोग सॉल्यूशन देखें, वी हैव टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1
and solution 2. Here the molarity of the first is, that is M1, it is 0.5 molar, and the molarity of the second is 0.4 molar. The volume of the first solution is 250 ml and the second is also 250 ml. So we can find the molarity of the final solution by the formula. With the formula, it is M equals to M1 V1 plus M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ये सेम प्रोसेस होगा. अगर नॉर्मलिटी दी है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी की वैल्यू को रखेंगे. तो अब यहाँ से क्या दे देगा, 0.5 इंटू 250 प्लस 0.4 इंटू 250 अपॉन 250 प्लस 250. तो ये दे देगा आपको 125 प्लस 100 अपॉन 500, दैट इज़ 225 अपॉन 500. अब आप पहले 5 से काटो 100, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 100 और ये देगा 4, 5 45 और 100 से डिवाइड करोगे तो ये देगा 0.45 मोलर एंड दैट विल बी योर आंसर. तो इस तरह से आसानी से आप इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो इसको नोट करो. फिर हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन. यानी कि अगर हम लोग इन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लगे तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी या फिर मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. अब हम लोग उन सॉल्यूशंस के नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बारे में फाइंड करेंगे. उनके नॉर्मलिटी और मोलारिटी को फाइंड करेंगे जिनमें आपस में रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करो, सबके वैल्यू को चेंज कर लो नॉर्मलिटी में. इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट क्या है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा. तो ये बेनिफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें मोलरिटी की वैल्यू गिवन है तो हम लोग सबसे पहले उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें चेंज करेंगे नॉर्मलिटी में, और फिर क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे. तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम लोग सिंपल टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं. हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात अभी नहीं करेंगे, यह हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है और इन दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. तो आइए देखते हैं. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ a strong base, then there is formation of salt and water take place. This reaction is called neutralization reaction. This is known as what? Neutralization reaction. Here you have to always remember, first convert the value of molarity into normality and then use the formula. अगर आपको क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है तो आप उसको सबसे पहले क्या कीजिए, नॉर्मलिटी में चेंज कीजिए. इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस को लिखने और फिर उनके बैलेंस करने का जो चक्कर है वो नहीं होगा. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1. हियर द सॉल्यूशन 1 we called it acid solution, and here we have solution 2 we called it base solution. So here given normality
normality we consider it as Na, and volume of the solution we considered it as Va. Likewise, the normality of the second solution we called it Nb, and the volume of the solution we called it Vb. So we have the two condition where we have two solution 1 and solution 2. Here the normality is given. If in your question it is given in terms of molarity, then convert them into normality and then use this formula. So accordingly, here we take Na into Va value and Nb into Vb value. If Na Va equals to Nb Vb, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Na Va को मल्टीप्लाई करेंगे और Nb Vb को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अगर ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, Na Va का प्रोडक्ट और Nb Vb का प्रोडक्ट इक्वल हो गया, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल and the reaction is, that means complete neutralization take place. तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि एसिड और बेस जो रिएक्ट किए उनका न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली हो गया, और यहाँ पे ना तो एसिड का बचा और ना ही कंसंट्रेशन किसका बचा, बेस का बचा। तो अब जो आप नॉर्मलिटी निकालेंगे वो नॉर्मलिटी आपको सॉल्ट का मिलेगा, इसमें एसिड और बेस नहीं मिलेगा, और हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग किसी का भी ले सकते हैं, Na ले सकते हैं और Va प्लस Vb ले सकते हैं, या फिर Nb Vb ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, Va प्लस Vb ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो भी कंसंट्रेशन देगा वो कंसंट्रेशन सॉल्ट का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं, और इनके रिएक्शन से आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्हीं के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग केस 2 देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का सेकेंड केस। तो देखो केस 2 में सेम कंडीशन है, एसिड है बेस है, दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, इफ़ NaVa इज़ ग्रेटर देन NbBv, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, इसमें क्या हो गया कि इस केस में हमारा NaVa का जो केस है, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है ये क्या हो गया, एक्सेस हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस हो गया, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो बचेगा, जिसका अमाउंट लेस होगा वो कंज्यूम होगा। यानी कि हमारे फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन, अब ये हमारा इसमें एसिड बच रहा है, एसिड एक्सेस है, तो ये क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो अब आप अगर pH से कोरिलेट करोगे, pH वैल्यू फाइंड करोगे, तो pH क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, pH वैल्यू लेस देन 7 होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एसिड का रिमेनिंग, दैट मीन्स सॉल्यूशन, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो एसिड बन रहा है उसकी नॉर्मलिटी, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ये होगा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। और इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड विच रिमेन्स इनसाइड द सॉल्यूशन। यहीं पे देखिए
अगर हमारे पास केस थर्ड आता, केस थर्ड में क्या होता है, इफ़ NaVa इज़ लेस दैन NbVb, तो अब इस केस में क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बेस एक्सेस हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से, यानी कि हमारा जो एसिड है वो कम्प्लीटली कंज्यूम होगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन इज बेसिक नेचर। तो ये हमारा बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से हम लोग अब जो सॉल्यूशन में बेस बचेगा उसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, उसकी नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, तो वो होगा NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, या फिर पिछला केस जो था वो न्यूट्रल होगा। ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। आप इनको नोट कर लो और इनको याद रखो, इनके कंडीशंस को याद रखो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली आईआईटी में या फिर नीट के एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।